नमस्कार मित्रों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह जो पुस्तक है 11th और 12th की, उसमें दिए हुए दो कवि तुलसीदास और मीरा जी के जीवन से जुड़े, उनके साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं मित्रों जो न केवल पीजीटी टीजीटी अपितु नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ? मीरा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर आएगा 1504 ईस्वी में कुड़की गांव, और मृत्यु हुई इनकी 1563 में। ये मैंने साथ में मृत्यु भी दे दी है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था जन्म? 1504 में कुड़की गांव में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 1563 में। कहाँ पर हुई थी? द्वारका के रणछोड़ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय, एक ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मीरा जी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया, तो द्वारका के रणछोड़ जी का जो मंदिर है उसमें इन्होंने अपना अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय बिताया था। वो कहते हैं यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। तो जन्म कब हुआ? 1504 में। कहाँ पर हुआ? कुड़की गांव में। और मृत्यु कब हुई? 1563 में। कहाँ हुई? द्वारका के रणछोड़ जी का जो मंदिर है उसमें इनकी मृत्यु हुई। प्रश्न क्रमांक 2, मीरा को वैष्णव भक्ति के संस्कार किसने दिए? मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है कि मीरा जी को वैष्णव भक्ति के संस्कार किसने दिए। तो किसने दिए थे? राव दूधा ने। किसने दिए थे? राव दूधा ने, क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु के बाद राव दूधा ने ही इनका पालन पोषण किया था, और उन्हीं ने इनको क्या किया था? इनके वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए थे। मीरा अपने विवाह के कितने वर्ष बाद ही विधवा हो गई? मतलब कितने वर्ष का इन्होंने वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक जिया? तो केवल 7 वर्ष ही हुए थे विवाह को, और ये विधवा हो गई थी। कितने वर्ष बाद हो गई थी मित्रों? 7 वर्ष बाद ही ये विधवा हो गई थी। इन्होंने का विवाह होने के 7 वर्ष बाद ही ये क्या हो गई थी? ये विधवा हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 4, मीरा का विवाह किससे हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। मीरा का विवाह किससे हुआ था? किससे हुआ था? राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीरा की भाषा थी, मतलब मीरा किस भाषा में लिखती थी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। किस भाषा में लिखती थी मित्रों? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में ये लिखती थी। प्रश्न क्रमांक 6, मीरा की रचना में कौन सा भाव प्रमुख रूप से पाया जाता है? नोट कर लीजिए मित्रों, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आने की संभावना बहुत प्रबल है। अभी नहीं तो आप किसी और एग्जाम में बैठेंगे तो साहित्य से संबंधित जब मीरा की बात आती है तो ये प्रश्न लगभग लगभग पूछा ही जाता है। मीरा की रचना में कौन सा भाव प्रमुख रूप से पाया जाता है? कौन सा भाव पाया जाता है मित्रों? माधुर्य भाव। कौन सा भाव पाया जाता है? माधुर्य भाव। किस भक्त कवि ने कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की पीड़ा सहन की? किस भक्त कवि ने कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की पीड़ा सहन की? इसका सही उत्तर आएगा मीरा जी ने। किसने मित्रों? मीरा जी ने। प्रश्न क्रमांक 8, अब ये पंक्ति बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ ऐसी पंक्ति है जो लगभग लगभग आपसे पूछी ही जाती हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? चूंकि हम मीरा जी की ही बात कर रहे हैं तो अभी तो आपको बिल्कुल सरल लग रहा होगा कि मीरा जी की, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो वहाँ आपके पास 4 विकल्प दिए होते हैं, 4 विकल्प में आपको चुनना होता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? मीरा जी की। किसकी पंक्ति है मित्रों? मीरा जी की। प्रश्न क्रमांक 9, मीरा की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? मीरा जी की जो रचनाएं हैं वो किस नाम से संग्रहित हैं? तो ये किस नाम से संग्रहित है मित्रों? मीरा पदावली। किस नाम से संग्रहित है? मीरा पदावली के नाम से ये संग्रहित हैं। ध्यान रखिएगा इसको कि वो किस नाम से संग्रहित हैं? मीरा पदावली के नाम से संग्रहित हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10, ये पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह किसकी पंक्ति है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये किसकी पंक्ति है? तो मित्रों इसका सही उत्तर आएगा ये मीरा जी की पंक्ति है। मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव भी मुझे दीजिए।
जिससे कि मुझे हौसला मिले और यदि मुझ में कोई कमियां हैं तो मैं उनको दूर कर सकूं। प्रश्न क्रमांक 11, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तुलसी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए मित्रों, तुलसीदास जी के जन्म को लेकर जो इतिहासकार रहे हैं उनमें भेद रहा है। तो यहाँ इसलिए ही इस प्रकार का प्रश्न मैंने दिया है कि क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार या इनके अनुसार। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी को ही प्रमाणिक मानकर उनका ही पूछा जाता है। इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तुलसी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? 1537 में राजापुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों? 1537 में राजापुर, जो बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसमें इनका जन्म माना गया है। और मृत्यु कब है इनकी? 1623। जन्म मृत्यु दोनों आप देख लीजिएगा, क्योंकि जन्म मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुक्ल जी ने इनका जन्म 1537 राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश माना है और मृत्यु 1623 में मानी है। कुछ जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार इनकी जो आयु है वो लगभग 126 वर्ष पार करती है, जो असंभव सी प्रतीत भी होती है। प्रश्न क्रमांक 12, तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? जो तुलसीदास जी हैं इनके बचपन का क्या नाम था मित्रों? इसका सही उत्तर है राम बोला। क्या नाम था इनका? राम बोला। कहते हैं कि जब ये इन्होंने जन्म लिया था तो जन्म लेते ही इन्होंने राम शब्द बोला था, इस कारण से इनका नाम राम बोला रख दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी जी की कितनी रचनाएं प्रमाणित मानी हैं? मतलब कितनी संख्या है जो जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमाणित किया है कि भाई इतनी ही इनकी रचनाएं, उनको प्रमाण इतनी ही रचनाओं का प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रश्नों में से कम 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। कितनी संख्या है इनकी? 12। कितनी है संख्या मित्रों? 12 संख्या है जो शुक्ल जी ने मानी है कि इनकी जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, तुलसीदास जी की जो प्राप्त पुस्तकें हैं और जो प्रमाणित हैं, उनकी संख्या कितनी है? 12 है। फिर प्रश्न क्रमांक 14, तुलसीदास जी ने वारवेई रामायण की रचना किसके आग्रह पर की? नोट कर लीजिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसी जी ने वारवेई रामायण की रचना किसके आग्रह पर की थी? किसके आग्रह पर की थी? रहीम जी के आग्रह पर। अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम, ये आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। तो अब्दुल रहीम खान खाना या जो रहीम जी इनके मित्र थे, इनके आग्रह पर ही इन्होंने वारवेई रामायण की रचना की थी। तो ये बिल्कुल नोट रख लीजिए, कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। तुलसी जी ने वारवेई रामायण की रचना किसके आग्रह पर की? रहीम जी के आग्रह पर। अगला, तुलसीदास जी ने पंडित गंगाराम जी के अनुरोध पर किस ग्रंथ की रचना की? पंडित गंगाराम जी के अनुरोध पर किस ग्रंथ की रचना की? प्रश्न का सही उत्तर है रामाज्ञा प्रश्न। किसकी रचना की थी मित्रों? रामाज्ञा प्रश्न। ये प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, रामाज्ञा प्रश्न, ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसके अनुरोध पर की थी, या इस ग्रंथ की रचना किसके अनुरोध पर की थी? तो वहाँ आपके पास सही उत्तर होगा पंडित गंगाराम। ऊपर वाले प्रश्न में भी ऐसा ही बन सकता है कि अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम जी के आग्रह पर इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो सही उत्तर आएगा वारवेई रामायण। प्रश्न क्रमांक 16, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना क्यों की? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना क्यों की? सही उत्तर आएगा दोस्तों कलिकाल से मुक्ति के लिए। किसके लिए की थी? कलिकाल से मुक्ति के लिए इन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ऐसे ही प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। कलिकाल की मुक्ति के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तो विनय पत्रिका की। या विनय पत्रिका की रचना किस लिए की? तो कलिकाल से मुक्ति के लिए। प्रश्न क्रमांक 17, रामचरितमानस लेखन का आरंभ कहाँ से किया गया? मतलब जो इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था तो वो कहाँ से किया था? तो इसका सही उत्तर है मित्रों अयोध्या से। रामचरितमानस को पूर्ण करने में कितना समय लगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वैसे भी इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। रामचरितमानस को पूर्ण करने में 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा था मित्रों। कितना समय लगा था? 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा था। प्रश्न क्रमांक 19, किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया? जो किष्किंधा कांड है वो कहाँ लिखा गया था मित्रों? एक ही ये जो कांड है ये काशी में लिखा गया और बाकी की
जो आपका रामचरितमानस है वो लगभग अयोध्या में लिखा गया। तो एक किष्किंधा कांड है जो कहाँ लिखा गया था, काशी में लिखा गया था। अब मानस में कुल कितने सर्ग या कितने कांड हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। मानस में कुल कितने सर्ग या कुल कितने कांड हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा 7, जो बालकांड से शुरू होकर आपके उत्तरकांड पर समाप्त होती है। मतलब पहला होगा बालकांड और अंतिम होगा उत्तरकांड, और बीच के 5 और हैं अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और लंका कांड। इस प्रकार आपकी ये 7 कांड हैं जो किससे शुरू होते हैं, बालकांड से शुरू होते हैं और किस पे खत्म हो जाता है, उत्तरकांड पर समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, क्योंकि इन्होंने 2 भाषाओं में रचनाएं की हैं, ब्रज में और अवधी में। किस किस में की हैं? अवधी में और ब्रज में। तो कौन से ग्रंथ हैं जो ब्रज भाषा में लिखे गए और कौन से ग्रंथ हैं जो अवधी में लिखे गए? तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? अवधी में की गई। किस में की गई मित्रों? अवधी में की गई। फिर प्रश्न क्रमांक 22, रामचरितमानस में किस छंद की अधिकता है? रामचरितमानस में किस छंद की अधिकता है मित्रों? तो दोहा और चौपाई में ये पूरा का पूरा जो महाकाव्य है, जो ग्रंथ है, वह लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 23, तुलसी के राम कैसे हैं? प्रश्न क्रमांक 23 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खास तौर से यदि आप केबीपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो कवितावली और राम मूर्छा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो दिया गया है, उसमें से ये प्रश्न बन सकता है। तो तुलसी के राम कैसे हैं? लोक रक्षक हैं। तुलसी के राम कैसे हैं मित्रों? लोक रक्षक हैं। हालांकि अभी मैं जो कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा विलाप वाला हिस्सा है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराऊंगा आपको। प्रश्न क्रमांक 24, मानस में किस रस की प्रधानता है? रामचरितमानस जो महाग्रंथ है, जो महाकाव्य है, इसमें किस रस की प्रधानता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस की। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है? तुलसी जी ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की? देखिए मित्रों, मैंने अभी वही कहा था कि आपको ये कुछ जो ग्रंथ हैं जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, कुछ अवधी में लिखे गए हैं। तो विनय पत्रिका, कवितावली, ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में। किस भाषा में की मित्रों? ब्रज भाषा में। प्रश्न क्रमांक 26, तुलसी जी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? ये नोट कर लीजिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसी जी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? सही उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न क्रमांक 27, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसी के लिए यह कथन किसने कहा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी जी के लिए ये कथन किसने कहा? सही उत्तर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसी जी को मुगल काल का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। यहाँ एक शब्द मिस हो गया है, जरा ध्यान दे लीजिएगा। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा कवि माना है। किसने माना है? स्मिथ ने। किसने माना है मित्रों? स्मिथ ने। आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। तुलसी जी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तुलसी जी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? सही उत्तर आएगा सूरदास। किस कवि की रचना से प्रभावित है? सूरदास जी की। तुलसी की किस रचना में अनेक उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? कवितावली में। किस में मित्रों? कवितावली में। किस में है? कवितावली में। ध्यान रखिएगा इसको। प्रश्न क्रमांक 31, केशव कही न जाए न कहिए पंक्ति किस कवि की है? केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? मित्रों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ आपको बड़ी सरल लग रही होगी क्योंकि हम तुलसी जी का ही अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में यही बहुत कठिन महसूस होती है। इसका सही उत्तर आ जाए किसकी पंक्ति है?
तुलसीदास जी की। किसकी पंक्ति है मित्रों? तुलसीदास जी की। अगला है अबलो नसानी अब न नसे हो, पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? ये मैंने ऐसी पंक्ति ली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछी ही जाती हैं। अबलो नसाही अब न नसे हो, पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? इसका सही उत्तर है मित्रों विनय पत्रिका से। किससे ली गई है? विनय पत्रिका से। प्रश्न क्रमांक 33, राम के बालक रूप की झांकी तुलसी के किस ग्रंथ में सबसे अधिक है? देखिए, है तो सारे ग्रंथों में, लेकिन सबसे अधिक किस में है? तो सही उत्तर आएगा कविता बली में। किस में है? कविता बली में। ध्यान रखिएगा मित्रों, राम के बाल रूप की जो झांकी सबसे अधिक आपको देखने मिलती है, तो वो किस में मिलती है? कविता बली में। मित्रों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत ही उपयोगी हिंदी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। साथ में मैं जो करंट अफेयर्स है उसके वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको अपनी परीक्षा से संबंधित अधिक से अधिक मटेरियल इसी चैनल पर मिल जाए। और हाँ, शिक्षण के क्षेत्र में जो शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, नेतृत्व से संबंधित प्रश्न है, उसका वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।